हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 5 जल। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है। यहाँ लिखा है कि जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह का इमेज बनता है। जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि आप नदी के बारे में सोचते होंगे, जलप्रपात यानी कि झरनों के बारे में सोचते होंगे, वर्षा की रिमझिम के बारे में सोचते होंगे, या फिर वो नल जो आपके घर में लगा है, आपके घर में लगे हुए नल के पानी के बारे में सोचने लगते होंगे। बच्चे, जब वर्षा होती है, वर्षा का पानी जब गड्ढे में जमा हो जाता है तो बच्चे कागज़ की नाव बनाकर उन भरे हुए गड्ढे में, पानी से भरे हुए गड्ढे में नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उस गड्ढे में जो पानी भरा हुआ होता है वो दोपहर तक गायब हो जाता है। वो पानी आखिर जाता कहाँ है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि वो जल कहाँ चला जाता है, वो पानी गायब कहाँ हो जाता है। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि जो सूरज की गर्मी होती है उसकी वजह से जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है, यानी कि वो भाप बन जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। और जब सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, हल्का होकर ऊपर उठ जाता है, ऊपर जाने के बाद वही जल वाष्प यानी कि वो जो पानी है जो भाप बन जाता है और वाटर वेपर में बदल जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है। ये जलवाष्प आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद वो बादल का रूप ले लेते हैं। यहाँ से ये वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में, यानी कि जब बादल का रूप वो ले लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और वो फिर से पानी की बूंदें बन जाते हैं। और चूँकि पानी की बूंदें भारी होती हैं इसीलिए वर्षा के रूप में, हिम यानी बर्फ़ के रूप में और सहिम वृष्टि के रूप में यही ठंडी हुई जो पानी है, जो पानी की बूंदें बन जाती हैं या फिर वो जम कर बर्फ़ बन जाती हैं, वो धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरने लगती है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि वो प्रोसेस जिससे जो पानी है वो लगातार अपनी स्वरूप को बदलता रहता है, अपने रूप को बदलता रहता है। मीन्स कि ये जो पानी है जो नदी के रूप में हमें मिलती है, जो समुद्र के जरिए हमें मिलती है, तालाबों के जरिए हमें मिलती है, तो जो भी जलाशय होती है वो सूरज की गर्मी की वजह से वो भाप बनती है, जलवाष्प में बदल जाती है और वो वाष्पीकृत होकर यानी भाप बनकर वो ऊपर की ओर उठती है। और जब ऊपर की ओर उठती है तो यही जो जलवाष्प है वो इकट्ठा हो जाती है और बादल का रूप ले लेती है। बादल का रूप लेने के बाद वो और भी ज़्यादा ठंडी होकर पानी की बूंदें बना देती है। वो पानी की बूंदों में बदल जाती है या जमकर बर्फ़ बन जाती है और जब वो भारी हो जाती है तो फिर वो बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरती है। इसके बाद जहाँ पर वो गिरती है वहाँ पर फिर पानी जमा हो जाता है और फिर सूरज की गर्मी से वो फिर भाप बनकर ऊपर उठती है और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थलशाला किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है, यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, यानी कि कृत्रिम मीन्स मनुष्यों के जरिए बनाया गया एक ऐसा जगह जो छोटा होता है और घर के पौधे रखने के लिए होता है, उसे ही थलशाला कहते हैं। यहाँ लिखा है, हमारी पृथ्वी भी एक थलशाला के जैसी है, लेकिन ये कृत्रिम नहीं है, ये नेचुरल है। जो जल शताब्दियों पूर्व
यानी कि सैकड़ों साल पहले मौजूद था वही पानी आज भी मौजूद है। और जिस पानी का प्रयोग हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि जिस पानी का यूज़ हम आज हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वही पानी सैकड़ों वर्ष से पहले यानी कि कई सौ साल पहले अमेजन नदी में बहता हो। इसका मतलब ये है कि कहीं से भी अगर पानी वाष्पीकृत होकर यानी भाप बनकर ऊपर की ओर उठती है और वो जलवाष्प बनती है, फिर वो बादल का रूप लेती है और फिर उसके बाद और ठंडी होकर वो बारिश के रूप में नीचे गिरती है, तो भाप यहाँ से बनी और फिर बारिश कहीं और हुई और फिर बारिश होने के बाद यहीं पर वो पानी जमा हो जाती है और फिर से ये भाप बनकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर फिर बारिश होती है, तो बारिश कहीं और होती है। तो इस तरह से बारिश जब होती है तो उससे पहले वो वाष्पीकृत कहाँ से होती है, कहीं और से वो पानी वाष्पीकृत होती है और बारिश कहीं और होती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कई सौ साल पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जल कितने तरह के होते हैं? जल दो तरह के होते हैं। पहला है अलवणीय जल और दूसरा है लवणीय जल। अलवण जल किसे कहते हैं? जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती। और लवण जल किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें नमक की मात्रा होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो अलवण जल है इसके जो मुख्य स्रोत है, यानी कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है नदियों से, ताल यानी कि तालाबों से, सोते मीन्स कोई एक जगह होती है। अब उस जगह से ज़मीन के अंदर से बुलबुले के रूप में पानी बाहर निकलती है, उसी को कहते हैं सोत। तो जो अलवण जल होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? नदी से मिलती है, ताल से मिलती है, सोत से मिलती है और हिमनद से मिलती है, यानी कि जो बर्फ़ की नदी है उससे हमें मिलती है। तो ये जो अलवण जल है उसका उपयोग क्या होता है? अलवण जल का उपयोग हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं और हम पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं। और ना सिर्फ इसमें इस्तेमाल करते हैं बल्कि कपड़ा धोना, बर्तन धोना और बहुत सारी चीज़ों में, सिंचाई में भी हम अलवण जल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा है जो महासागर और समुद्र का जल होता है वो लवणीय होता है, यानी उनमें नमक की मात्रा होती है और इसमें ज़्यादातर नमक होता है जो कि सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है या खाने में यूज़ किया जाने वाला नमक होता है। यहाँ पर वर्ल्ड के कुछ समुद्र, झील और नदियों के बारे में बताया गया है। आप चाहें तो इस चित्र को देख सकते हैं। यहाँ लिखा है जल का वितरण यानी कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे अर्थ पे पानी हर एक रूप में मिलती है, जैसे कि बर्फ़ के रूप में मिलती है, भाप के रूप में मिलती है, जलवाष्प के रूप में मिलती है और द्रव्य के रूप में मिलती है। तो जो ये जल का वितरण है अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है और जल का वितरण समुद्र में भी पानी पाई जाती है और तालाबों में भी पानी पाई जाती है, झीलों में भी पानी पाई जाती है। लेकिन जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है और पानी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो इसे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि लवणता किसे कहते हैं। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, यानी कि 1000 ग्राम पानी अगर हम लेते हैं उसमें जितनी नमक की मात्रा होती है उसे हम लवणता कहते हैं। यहाँ लिखा है हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ कहा गया है जल का वितरण मीन्स जल का डिस्ट्रीब्यूशन। हम सब जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है अगर उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें से जो 3 हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, वो भाग जल से ढका हुआ होता है, लेकिन एक भाग जो है वो स्थल भाग है।
अगर धरती पर थल की अपेक्षा यानी ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी से अगर ढका हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पानी की कमी का सामना कर रहा है। ऐसा कौन सी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे देश में पानी की दिक्कत है? तो उन दो देशों में क्यों पानी की दिक्कत है, इस तालिका से हम समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि क्या पृथ्वी पर मौजूद जितने भी सारे जल हैं, क्या वो उपलब्ध है, क्या उन सभी पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसीलिए यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, तालिका दी गई है, जिसमें जल के वितरण के बारे में बताया गया है, जल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है और इसके परसेंटेज के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है महासागर यानी कि ओशियन। ओशियन में जो पानी है, सभी ओशियन को अगर मिला लें तो 97.3% पानी ओशियन में है यानी महासागर में है, और ये जो पानी होता है वो बिल्कुल खारा होता है यानी इनमें नमक की मात्रा होती है। नेक्स्ट है बर्फ छत्रक। बर्फ छत्रक मीन्स कि जो बर्फ़ के रूप में पानी होती है। तो ये पूरे पृथ्वी में कितने परसेंट है? 0.0%। नेक्स्ट है भूमिगत जल। अगर ज़मीन के अंदर पानी की बात करें तो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो कितने प्रतिशत है? 0.68%। नेक्स्ट है झीलों का अलवण जल, यानी कि जो झील में पाया जाने वाला जो पानी है और जो कि अलवणीय होती है, यानी कि उनमें नमक नहीं पाया जाता है, उनमें नमक की मात्रा नहीं होती है। इस तरह का जो पानी का प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो है 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, यानी कि समुद्र और ऐसी झीलें जिनमें कि नमक की मात्रा होती है, ऐसे झीलों में, ऐसे समुद्र और झीलों में कितने परसेंट पानी है? 0.009%। वायुमंडल में कितना पानी है? अब वायुमंडल में जो पानी है वो जल वाष्प के रूप में रहता है, वाटर वेपर के रूप में रहता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत पानी है? 0.0019%। नेक्स्ट है नदियाँ। नदियों में कितना पानी अवेलेबल है? 0.0001%। अब इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो होता है 100%। मीन्स कि जो 100% में से कुछ ही परसेंट ऐसे हैं जो हमें पीने का पानी हमें मिलती है ऐसे सोर्स से, और बाकी जो पानी है वो खारा होता है, जो कि यूज़ करने के लायक नहीं होता है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनमें नमक की मात्रा होती है, और हम ऐसा पानी यूज़ करते हैं जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती। यहाँ लिखा है इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यानी कि इजराइल जो देश है उसमें एक मृत सागर है यानी डेड सी है, इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि प्रति लीटर पानी अगर लेते हैं तो उसमें 340 ग्राम नमक होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, और जो तैराक होते हैं इस पानी में डूब नहीं सकते, वो तैरते ही रहते हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो पानी है उसमें नमक की मात्रा होती है, जिसकी वजह से जो तैराक है वो उसमें तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? यहाँ लिखा है जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें प्यास लगती है तो पानी ही है जो हमारी प्यास को बुझाती है, और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि अगर लापरवाही से पानी का यूज़ किया जाए तो हम जो पानी है, जो कि बहुमूल्य संसाधन है, उसको बर्बाद करते हैं। पानी बहुमूल्य संसाधन क्यों है? क्योंकि इसका हम अपनी यूज़फुल कामों के लिए यूज़ करते हैं, और चूँकि ये एक रिसोर्स है, इसे हम यूज़ करते हैं, इसलिए ये संसाधन है और ये ज़िंदगी के लिए आवश्यक है, इसलिए ये बहुमूल्य है। यानी कि पानी एक कीमती रिसोर्सेज है, एक कीमती संसाधन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण।
समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। यहाँ लिखा है, जब आप समुद्र के तट पर चलते हैं और नंगे पैर जब चलते हैं तब आपको कुछ मैजिक सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब आप तट पर चलते हैं तो वहाँ की जो बालू होती है वो नम होती है, भीगी भीगी सी बालू होती है, और जो हवा चलती है वो ठंडी ठंडी हवा चलती है, समुद्री पक्षी होते हैं, और जो हवा है उसमें लवणीय गंध होती है यानी नमक की खुशबू होती है, और जब लहरें उठती हैं, गिरती हैं तो उसमें एक अच्छी सी संगीत होती है। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हर किसी को सम्मोहित कर सकता है, वो किसी को भी अट्रैक्ट करने वाला होता है। और इसीलिए जब आप समुद्र के तट पर नंगे पैर चलते हैं तो एक मैजिक सी फील होती है। ताल एवं झील यानी कि जो तालाब होता है और झील का जो पानी होता है वो शांत होता है, क्योंकि वो समुद्र की तरह लहरें नहीं बनाता, वो शांत होता है। इसलिए जो तालाब का पानी होता है, झील का पानी होता है, वो क्या होता है, उसके मुकाबले में जो महासागर का जल होता है यानी समुद्र का जल होता है, महासागर का जल होता है, वो हमेशा गतिमान रहता है, यानी कि हमेशा उसमें लहरें उठती रहती हैं। लेकिन तालाब के पानी में और झील के पानी में लहरें नहीं उठती, वो उनका पानी जो होता है वो शांत होता है। तालाब और झील का जो पानी होता है वो शांत होता है, लेकिन महासागर का जो पानी होता है वो हमेशा गतिमान करता रहता है, उसमें लहरें बनती हैं और वो हमेशा मूव करते रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता है। किसका पानी शांत नहीं रहता है? महासागर का पानी शांत नहीं रहता है। महासागर की गतियों को यानी महासागर में भी मूवमेंट होती है, महासागर की पानी भी ऊपर उठती है, नीचे गिरती है, तो इसकी जो गति होती है, महासागर के पानी की जो गतियाँ होती हैं, महासागर की पानी की गतियों को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरा है धाराएं। यहाँ लिखा है 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कई तरह के कार्यक्रम होते हैं और पानी को बचाने के बारे में कार्यक्रम होते हैं। यहाँ लिखा है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। यानी कि जब समुद्र की सतह पर जो ये समुद्र होती है, समुद्र की जो ये सतह होती है, इसके सतह पर जो हवा चलती है, उस हवा के बहने से समुद्र का पानी भी ऊपर की ओर उठता है और उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन होती है, जितनी तेज हवा बहती है, समुद्र में उतनी बड़ी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तरंगों के बारे में। यहाँ लिखा है, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। यानी कि जब आप समुद्र के किनारे जब गेंद खेलते हैं और गेंद जब पानी में चली जाती है तो क्या होता है, ये बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला होता है, क्योंकि जब आपकी गेंद समुद्र में चली जाती है तो समुद्र की जो लहरें हैं वो वापस गेंद को आप तक पहुंचा देती है। समुद्र की जो तरंगे होती हैं वो गेंद को तट पर वापस लौटा देती हैं। जब महासागर की सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, इन्हें तरंगे कहते हैं। यानी कि ये जो महासागर की सतह है, इसमें से पानी ऊपर की ओर उठती है और फिर पानी नीचे की ओर गिरती है, इन्हीं को तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। यहाँ लिखा है कि जब समुद्र में तूफान आती है और तेज हवा चलती है तो इसकी वजह से विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं
और इनकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। भूकंप हो, ज्वालामुखी उद्गार हो या जल के नीचे भूस्खलन के कारण, यानी कि जो समुद्र होता है उसके नीचे भी एक सरफेस होती है, इसमें भी जब ज़मीन धंस जाती है तो आसपास का जो पानी है उस जगह को भरता है और इसकी वजह से जो जल है वो ज़्यादा विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो 15 मीटर की ऊंचाई तक विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, यानी कि पानी की जो तरंगे हैं वो विशाल तरंगे उठ सकती हैं, इन्हें ही सुनामी कहते हैं। यहाँ सुनामी के बारे में लिखा है, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी किसकी भाषा है? सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि जब सुनामी आती है तो जो समुद्र के सामने के जो तट होते हैं, सुनामी में उठने वाली जो बड़ी बड़ी तरंगे होती हैं वो इस तरह के तट को पूरी तरह से डुबा देती हैं, इसीलिए इस तरह की तरंगों को सुनामी कहा जाता है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब तक की जो सबसे विशाल सुनामी मापी गई थी वो 150 मीटर की सुनामी थी और इसकी जो तरंगे थी वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की से ज़्यादा की गति से चलती हैं। 2004 में एक सुनामी आई थी और इसकी वजह से भारत के जितने भी तटीय क्षेत्र थे उनमें ज़्यादा नुकसान हुआ था और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट था। जब सुनामी आई थी तो इसकी वजह से इंदिरा पॉइंट डूब गया था। यहाँ पर सुनामी के बारे में दिया गया है जो कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तरंगे जब समुद्र में उठती है तो ये तेज हवा के चलने से होती है, लेकिन जो ज्वार भाटा होता है वो दिन में 2 बार नियम से महासागर का जब जल उठता है और गिरता है उसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जल उठ जाता है और तट के एक बड़े हिस्से को डुबो देता है तब इसे ज्वार कहते हैं और इसके बाद फिर वापस वो अपनी जगह चला जाता है, इसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के क्या कारण होते हैं? यहाँ लिखा है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। यानी कि सूरज में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है और पृथ्वी की भी गुरुत्वाकर्षण बल है। सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। यानी कि सूरज और चंद्रमा के जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल हैं उनकी वजह से पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। हालांकि पृथ्वी की भी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण बल है। जब पृथ्वी का पानी चंद्रमा के नज़दीक होता है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का जो पानी है अगर वो चंद्रमा के नज़दीक होता है तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वजह से चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वजह से पृथ्वी पर उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। यहाँ लिखा है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक लाइन में
होते हैं और इसकी वजह से सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस तरह के ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि जब चांद को अगर 4 हिस्सा करें, उसमें से एक हिस्से में जब चांद होता है, यानी कि जब चांद नज़र आता है या फिर चांद जब घटता है, जब चांद अपने चतुर्थ अंश में होता है, पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है, चांद और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो उल्टे दिशाओं से महासागर के पानी पर पड़ता है। इसकी वजह से निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ज्वार भाटा के क्या फ़ायदे हैं, ज्वार भाटा का क्या लाभ है, ये बताया गया है कि अगर उच्च ज्वार भाटा आता है तो जो नौका संचालन है, नौका अच्छी तरह से चलने में सहायक होता है और ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यानी कि ज्वार भाटा जब आती है तो जो पानी का लेवल है वो तट तक आता है और इसकी वजह से जो जहाज है वो बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार जब आती है तो मछली पकड़ने में भी मदद होती है, क्योंकि जब उच्च ज्वार आती है उसके दौरान बहुत सारी मछलियाँ तट के नज़दीक आ जाती हैं और इससे जो मछुआरे हैं बिना कठिनाई के ही मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ जगहों पर जब ज्वार भाटा आती है तो ज्वार भाटा के आने से जो जल में उतार और चढ़ाव होता है, इसकी वजह से विद्युत भी उत्पादन किया जाता है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्मी या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी कि महासागर की जो धाराएं होती हैं वो एक निश्चित दिशा में बहती हैं और नियमित रूप से बहती हैं, इसे जल की धाराएं कहते हैं। और महासागर की जो धाराएं होती हैं वो गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी कि ध्रुवों की ओर प्रवाहित मीन्स कि जो हमारा अर्थ है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर ये प्रवाहित होती हैं और उसके बाद वो ठंडी हो जाती हैं और ये ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। महासागर की जो धाराएं होती हैं वो किसी भी क्षेत्र के टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं, क्योंकि अगर धारा गर्म होगी तो टेम्परेचर गर्म होगी और अगर धारा ठंडी होती है टेम्परेचर ठंडी होती है। गर्म धाराओं से जो स्थलीय सतह है उनका तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। यानी कि जिस जगह पर गर्म और शीत दोनों जल धाराएं मिलती हैं वो जगह दुनिया भर में सबसे अच्छा मत्स्यन क्षेत्र यानी मछली पकड़ने वाला क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर महासागरीय धाराएं बताई गई हैं। यहाँ पर महासागरीय धाराओं के बारे में दर्शाया गया है। आप चाहें तो इन महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ सकते हैं। इन महासागरीय धाराओं को आप देख सकते हैं कि कौन सी महासागरीय धाराएं किस दिशा में बहती हैं।
जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। यानी कि जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है और कोहरे वाला मौसम की वजह से जो नौ संचालन है यानी नौका संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।